यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में बात हो रही है। वेदर के एलिमेंट्स क्या हैं, वेदर को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वेदर में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, वेदर में पहले सबसे पहले ये देखा जाता है कि टेम्परेचर कैसा है, कितना गर्म है और कितना ठंडक हुई है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं कि हवा में नमी कितनी है, यानी हवा में वाटर वेपर्स कितने हैं, इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बता रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम आमतौर पर एक्सप्रेस कर परसेंटेज में बता रहे होते हैं कि कितनी ह्यूमिडिटी है हवा के अंदर। प्रीसिपिटेशन बोलते हैं कि वाटर वेपर्स ऊपर बन के क्लाउड्स गए। ठीक है, अब क्लाउड्स जो है ना ने रेनफॉल हो गया। ठीक है, क्लाउड से क्या हो गया, रेनफॉल होने स्टार्ट हो गई, तो उसको प्रीसिपिटेशन कहते हैं, यानी वाटर रिटर्न वापस होके आया ज़मीन पर। ठीक है, रेन इसकी एग्जांपल है प्रिसिपिटेशन की। दूसरी एग्जांपल क्या है, आसमान से और क्या बरसता है, बर्फ़बारी होती है। ठीक है, और हेल यानी जो है बर्फ़ के जो टुकड़े गिरते हैं वो। ठीक है, रेन को हम कैसा मेजर करते हैं, रेन को हम मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेदर में क्या देखा जाता है कि हवाएं किस तरह से चल रही हैं, मूव कर रही हैं। ठीक है, और क्या है, फिर हम इसको किससे नापते हैं, एयर प्रेशर के ज़रिए नापते हैं। और एयर प्रेशर में हम किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से जो है स्केलिंग हुई भी होती है, उसके थ्रू हम नापते हैं कि कितनी हवा चल रही है, कितने किलोमीटर पर स्क्वायर विंड की स्पीड है। अब यहाँ टेम्परेचर की हेडिंग आ रही है। टेम्परेचर किसको बोलते हैं कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ द एयर। टेम्परेचर बोलते हैं हवा में कितनी ठंडक है और कितनी गर्माइश है, उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। टेम्परेचर किससे नापा जाता है, थर्मामीटर के ज़रिए नापा जाता है। ठीक है, सिटीज़ आपको पता है क्या है, बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे रोड्स बनी हुई हैं, वो क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से जो है सिटीज़ के अंदर ज़्यादा वार्म रहता है, ज़्यादा हीट अप रहती है। ठीक है, अगर हम वहाँ पे ट्रीज़ और ग्रासेस लगा देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस एरिया में ट्रीज़ और ग्रासेस होंगे वहाँ पे हीट कम होगी, और जहाँ पे नहीं होंगे वहाँ पे ज़्यादा वार्मिंग होगी, ज़्यादा हीट होगी, ज़्यादा हीटअप हो रहे होंगे वो एरियाज़। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें सन है, सन से रेज आई ज़मीन पे आई। ठीक है, ज़मीन एक हद तक गर्मी बर्दाश्त करेगा, फिर वो जब प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा गर्मी का ज़मीन पे ऊपर, तो ज़मीन क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, वो हीट को जो है वापस हवा में भेज देगा। ठीक है, तो जो सन से निकल के आ रही होती है रेडिएशन, जो अर्थ पे पड़ रही होती हैं, वो कहलाती है सोलर रेडिएशन। फिर जो अर्थ जो है बैक करता है, यानी बहुत ज़्यादा हीटअप होकर जो अर्थ जो है वो ये वापस हीट जो है वापस हवा में भेज देता है, तो उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, आम मायनों में हम ये कह सकते हैं कि जितनी हीट सन से निकल के ज़मीन की तरफ आ रही होती है, उतनी ही हीट अर्थ वापस जो है एटमॉस्फेयर में डाल देता है। ठीक है, वो ऐसी साइकिल क्यों बन रहा होता है, क्यों वो भेज रहा होता है, हम तो वापस भेज देते हैं, ज़मीन तो वापस भेज देती है, फिर आ क्यों रही होती है, क्योंकि ये इंसान के सर्वाइवल के लिए, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए सन की हीट जो है वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। फिर हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे वापस जो है रिटर्न बैक हो जाती है टूवर्ड्स एटमॉस्फेयर, और सन के पास वापस बाहर निकल जाती है, हमारे आउटर स्पेस से बाहर चली जाती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और जितनी सोलर रेडिएशन, हमेशा सोलर रेडिएशन किसके इक्वल होगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के इक्वल होगी। ठीक है, टेम्परेचर नापने के लिए जो है वो ये स्टीवन स्क्रीन लगाई गई है, यहाँ पर ऊपर की ज़मीन से ऊपर लगाई जाती है, और इसके अंदर थर्मामीटर प्लेस किया जाता है ताकि टेम्परेचर के बारे में पता चल सके। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी मैंने आपको बताया था, नमी को बोलते हैं कि कितने, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसको कहेंगे, हवा में वाटर वेपर्स की तादाद कितनी है, अमाउंट कितनी है, मकदार कितनी है, उसको क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी कहेंगे। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतने वाटर वेपर्स जो है वो हवा में जाएंगे, उतने वाटर वेपर्स की अमाउंट भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे आप देखें तो जो है वाटर वेपर्स की तादाद भी क्या होती है, क्वांटिटी भी क्या है, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में नापा जाता है, और वाटर वेपर्स GM और M क्यूबिक में नापा जाता है एयर के। अच्छा, यहाँ पे है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, कि जो हम नापते हैं कि हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, इसको क्या कहा जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाएगा। अगर हम कहें कि हवा में 50% ह्यूमिडिटी है और हमारा टेम्परेचर 16% है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी, तो हम कहेंगे कि अराउंड 8% ह्यूमिडिटी होगी। ठीक है, 16 सेंटीग्रेड ने कितना में जो हवा चल रही है, जो टेम्परेचर है उसमें 50%, यानी 16 का अगर आप हाफ़ करें तो क्या होगा, 8 ह्यूमिडिटी है, जिसकी हमने परसेंटेज निकाली 16 की हमने, तो हमारे पास क्या आएगा, 50% आएगा। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली इज़ टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एयर, इसलिए इसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
अगर हम कहें कि 100% है तो इसका मतलब पूरी 16 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 16 ही क्या होगी, ह्यूमिडिटी होगी, तभी वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 100% आएगी हमारे पास। ठीक है, वाटर वेपर बन जाता है जब एवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वाटर कतरे की सूरत ड्रॉपलेट्स की, टाइनी ड्रॉपलेट्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, तो उसको एवापोरेशन कहेंगे। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, जो प्लांट रिलीज करते हैं वाटर वेपर्स थ्रू देयर लीव्स, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपायरेशन बाय प्लांट्स रिलीजेस वाटर वेपर। देखिए वो अपने उसके लीव्स के ज़रिए जो है वो रिलीज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर वेपर इज ऑल्सो रिलीज बाय प्लांट्स थ्रू देयर लीव्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। एक तो वाटर बॉडीज़ के थ्रू एवोपरेशन हो रही होती है, ठीक है, लाइक रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम के जरिए एवोपरेशन हो रही होती है, और दूसरा प्लांट्स के जरिए वाटर वेपर्स जो है एवोपरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी प्लांट्स भी वाटर वेपर्स रिलीज़ करते हैं लीव्स के ज़रिए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रांसपायरेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स है, ये दोनों वाटर एवोपरेट कर रहे हैं, यहाँ दोनों जगह से वाटर एवोपरेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जब ये ऊपर जाती है हवा उसको लेके जाती है, गर्म हवा जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाती है कंपेरेटिवली टू कोल्ड विंड्स। ठीक है, हॉट विंड्स राइजेज रैपिडली मोर देन कोल्ड विंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ हवाएं जाएंगी। ठीक है, फिर वहाँ कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। जब हमने लेयर्स बनी थी तो हमने बताया था मैंने आपको कि ऊपर एक लेयर्स में ऊपर एक ऐसा है पॉइंट जहाँ पे ठंडक है, कंडेंसेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जहाँ पे -120 डिग्री है। ठीक है, तो वाटर वेपर्स जब वार्म विंड्स के साथ ऊपर जाएंगे, तो जब वो मेसोस्फीयर पे पहुँचेंगे तो वहाँ कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, कूलिंग स्टार्ट हो जाती है उस तरफ, तो वो क्या बन जाता है, वहाँ पे क्लाउड्स बन जाते हैं। तो वहाँ क्या बन जाएंगे, वो लोग क्लाउड्स बन जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, जब क्लाउड्स की फॉर्म शक्ल इख्तियार कर लेंगे तो फिर नीचे क्या हो जाएगी, बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था कि वाटर जो ज़मीन से उठ के ऊपर गया है वो नीचे वापस बैक टू अर्थ आ रहा है। ठीक है, एज किस शक्ल में आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ स्नो और हेल। ठीक है, ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है। अच्छा, अगर आपसे टीचर पूछ लें हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या होता है, तो इसके अंदर कौन सा प्रोसेस शामिल होता है, एवापोरेशन का प्रोसेस। ठीक है, जो कि थ्रू प्लांट्स और थ्रू वाटर बॉडीज जा रहा होता है। कंडेंसेशन मैंने आपको बताया था, एयर में एक लेयर है जहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, और फिर वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रही होती है। प्रिसिपिटेशन 3 तरह से हो सकती है, यानी जो है आसमान पे जो पानी है वो 3 तरह से ज़मीन पर आता है, एज अ रेन, एज अ स्नो और एज अ हेल आता है। अब हम क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लाउड्स जो हैं वो यहाँ पे और बहुत सारे टाइप्स होती है क्लाउड्स की, लेकिन अब यहाँ पे थ्री दी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरस क्लाउड्स। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे होते हैं, अराउंड 8000 से लेकर 12000 के आसपास होते हैं। ठीक है, इनकी ये बहुत ऊंचाई पे होते हैं। ठीक है, आप दिख रहे हैं बहुत ऊंचाई पे, बहुत ऊंचे लग रहे हैं। ठीक है, सीरस क्लाउड्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये फैदरी होते हैं, जिस तरह पर होते हैं ना उस तरीके से होते हैं, और क्या होते हैं, वाइट, बिल्कुल वाइट। इनका कलर आपको क्या मिलेगा, वाइट मिलेगा। इसमें इसके बारे में बस थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। क्यूमुलस क्लाउड्स कैसे होते हैं, जैसे कि रुई होती है, जैसे कॉटन होता है, लाइक दिस होते हैं। ठीक है, ये 4000 से 700 की हाइट पे होते हैं ज़मीन से। ठीक है, ये ऐसा लगेगा कि जैसे आपको पैचेस है, पैचेस किसको बोलते हैं, धब्बे हुए हो, जैसे हमें ऐसा लगता है कि कहीं थोड़े थोड़े धब्बे पड़े हुए हो, इस तरीके से आपको दिखेगा। इसकी बेस जो होती है ना, नीचे की बेस, ये फ्लैट होती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं कहीं मुख्तलिफ जगहों पे, कहीं धब्बा होगा तो कहीं दूसरा क्लाउड होगा। ठीक है, और ये इनकी वजह से शॉर्ट रेंज भी जो बहुत हैवी हो जाते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा रेन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे बारिश में कैसा होता है कि समटाइम्स क्या होता है, क्लाउड एक ही होता है और वो वही बारिश बरसा रहा होता है, मतलब इतने सारे क्लाउड्स तो नहीं है, तो बारिश कैसे हो रही है। तो वो क्लाउड्स कौन से क्लाउड्स कहलाते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप, स्ट्रेटस क्लाउड्स। ये लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, और ये लार्ज पोर्शन ऑफ क्लाउड्स होते हैं, बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे क्लाउड्स होते हैं। अच्छा, इसका जो एक फ़ायदा क्या होता है, एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाला है, ये सन की रोशनी जो पड़ती है ना ज़मीन पर, ये उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। इनकी खुसूसियत ये होती है, स्ट्रेटस क्लाउड की ये खूबी होती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, these clouds have a major role in the reflection of solar radiation back to space। वो वापस जो है स्पेस में भेज देते हैं, इससे हमारे यहाँ गर्मी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं क्लाउड्स जो है ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
रात को अगर क्लाउड्स नहीं होते तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है नाइट में क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा, इतनी गर्माइश नहीं होगी। यही रीज़न है कि रात के टाइम पे टेम्परेचर डेजर्ट में जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। और दिन के वक्त अगर क्लाउड नहीं होगा आसमान पे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लाउड्स तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना हीट को। अगर क्लाउड्स नहीं होंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर दिन का ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू हीट आई जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, क्लाउड्स नहीं है तो क्लाउड तो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा है, तो गर्मी ज़्यादा होगी डेजर्ट के अंदर। और इसी वजह से सोलर रेडिएशन भी नहीं होगी, ठीक है, मैंने आपको समझाया था सोलर रेडिएशन। थिन क्लाउड्स रिफ्लेक्ट लेस, अगर वो पतला क्लाउड होगा तो वो कम कम एयर वापस बैक टू स्पेस करेगा ना, मतलब एयर जो हीट जो आ रही है वो कम जाएगी। जितना मोटा क्लाउड होगा, थिक होगा, तो वो जो है ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा वापस बैक टू स्पेस भेज देगा, ठीक है, वापस कर देगा, वो ज़मीन पर आने नहीं देगा। अगर पतले क्लाउड्स होंगे, थिन क्लाउड्स होंगे तो इसका इतना असर नहीं पड़ेगा, यानी उसमें गर्मी में बस थोड़ी सी कमी आएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी से वो हमें नहीं बचा पाएगा। यहाँ पे अगर टेम्परेचर आपको बताया था, रेनफॉल कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि जो है क्लाउड्स ऊपर बनते हैं, फिर वो सर्टन टाइम के बाद जब कंडेंस हो जाते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे तो कैसा रेन की शक्ल में हमारे अर्थ पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे इलाके का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठंडा होगा, तो एज अ फ्रीजिंग के तौर पे नीचे बर्फ़ की शक्ल में नीचे एज अ स्नोफॉल हो जाएगी, वहाँ पे बर्फ़बारी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे रेन को नापने के लिए क्या यूज़ होता है, रेन गेज यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विंड के लिए भी रखा हुआ है टेम्परेचर, यहाँ पे स्क्रीन लगाई हुई है, स्टेबिसन स्क्रीन लगाई हुई है, ठीक है। इसके अंदर थर्मामीटर लगा हुआ है ताकि टेम्परेचर भी नाप सके, और यहाँ पे रेन गेज भी लगा हुआ है उसके लिए राइट साइड पे कि रेन भी नाप सके कि हम रेन हो रही है कि नहीं हो रही। टाइप्स ऑफ रेन देखें, कन्वेक्शनल रेन में क्या है, हीटअप हुआ, हमारा अर्थ हीटअप हुआ, ऊपर जाके कंडेंस हुआ, क्लाउड्स बने, और फिर जो है टर्न होके वो रेन एज अ रेन जो है बैक टू अर्थ आ गए, वापस पानी हमारी ज़मीन पर आ गया, ठीक है। रिलीफ रेन क्या होता है कि यहाँ पे एयर का प्रेशर कंटिन्यूसली, जो हीट ज़मीन हीट दे रही है तो कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, एयर प्रेशर बन रहा है। ये एयर प्रेशर मूव इस तरफ से हो रहा है क्योंकि इधर से तो उसको जगह नहीं मिल रही जाने की, तो इस तरफ प्रेशर डेवलप हो रहा है, ठीक है। प्रेशर डेवलप होता है तो हवा किस तरह मूव करेगी, माउंटेन के टॉप पे मूव करेगी, ठीक है। और जिस तरह नीचे जितनी गर्मी होती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाके वो ठंडक में तब्दील हो जाती है। इतनी ज़्यादा ठंडक ऊपर, गर्माइश ऊपर नहीं रहती जितनी नीचे होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप कैसे लोगे, जैसे जब आग लगती है ना तो निचली सतह पे गर्माइश ज़्यादा फील होती है, लेकिन जितना हम ऊंचाई पे देखते हैं तो उतना धुआं जो है क्या होता है, वो कम होता रहता है। इसका मतलब नीचे ज़्यादा हीट होती है, और जैसे जैसे हवा में ये ऊपर जा रहा होता है, धुआं ऊपर जा रहा होता है, तो क्या होती है, वार्म कम हो जाती है, हीट कम हो जाती है। तो इसी तरह लैंड के मुकाबले में वैसे भी माउंटेन का जो ऊपर का टॉप का एरिया है वो क्या होगा, कूल होगा, ठंडा होगा वो इलाका, ठीक है। यहाँ से एयर का प्रेशर जा रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता माउंटेन्स के जितना ऊपर जाएगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर माउंटेन के ऊपर कैसा मौसम होता है कंपैरेटिवली टू लैंड, थोड़ा कूल काम ठंडा मौसम होता है, ठीक है। तो ये ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके क्योंकि इनको ठंडक मिल जाएगी तो क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, कंडेंस होकर क्लाउड बन जाएंगे, और फिर क्लाउड जो है ये क्या करेंगे, फिर ब्रस्ट होकर नीचे एज अ रेन फॉल की शक्ल में यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए रेन फॉल हो रही है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनको जो वेदर जो है यहाँ से एकदम हॉट वेदर जा रहा है, और यहाँ पे आके इनको कंडेंसेशन मिल रही है, तो क्लाउड्स बन रहे हैं और नीचे रेन हो रही है, ठीक है। इसलिए एक ही तरफ रेन हो रही है क्योंकि क्लाउड्स यहीं पे कंडेंस हो रहे हैं और यहीं पे फॉल कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं बने हुए इस तरफ, तो इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। अब यहाँ पे देखिए फ्रंटल रेन क्या होती है, ये वार्म एयर है, ठीक है। वार्म एयर हमेशा ऊपर होगी और कोल्ड एयर हमेशा नीचे की तरफ होगी, ठीक है। हवा जब गर्म होती है ना तो वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती है, और लेकिन हवा ठंडी होती है तो उतनी तेज़ी से ऊपर की तरफ नहीं जाती है। यहाँ पे देखिए कोल्ड विंड है और यहाँ ऊपर तेज़ी से गर्म हवा जा रही है, तो यहाँ पे दोनों का टकराव हो रहा है, ठीक है। तो जब वार्म एयर कोल्ड एयर से मिल रही है तो यहीं पे क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो बारिश क्या है, एक तरफ इस तरफ हो रही है, जिससे समटाइम्स हम देखते हैं बारिश में कि एक तरफ बारिश हो रही होती है, एक तरफ नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मसला क्या है कि ऊपर से यहाँ से गर्म वार्म एयर जा रही है, यहाँ नीचे कोल्ड एयर है, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रही है और रेन भी फिर इसी तरफ आ रही है। वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह।